और जवाना शायद आंखें खोलकर यकीन करता होगा। क्यों जवाना? इमरान ने जवाना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वो बात नहीं थी जो जोसेफ और जवाना मुश्किल से मुश्किल और सख्त से सख्त हालात में उसके होठों पर देखते रहे थे। मुझे भी आपकी हर बात पर यकीन होता है मास्टर, आप बताएं, जवाना ने कहा। अगर मैं कहूँ तुम दोनों के सरों पर सिंग निकल आए हैं तो फिर? इमरान ने कहा तो वो दोनों चौंक कर एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। यस बॉस, मुझे जवाना के सर पर सिंग नजर आ रहे हैं, जोसेफ ने सर हिलाते हुए कहा। और मुझे जोसेफ के सर पर, जवाना ने भी फौरन कहा। तो इमरान उनकी मासूमियत और वफादारी पर बेख्तियार हंस पड़ा। अगर तुम्हें मेरी बातों पर इतना ही यकीन है तो सुनो, मैं तहखाने में हालू आशा की बदरू को हाजिर करने गया था। हालू आशा की बदरू मेरे सामने जाहिर हो गई थी। उसने मुझे तुम्हारे और जोसेफ के बारे में अजीब और गरीब बातें बताई हैं, इमरान ने कहा। हालू आशा की बदरू का नाम सुनकर जवाना ने तो कोई रद्दमल जाहिर न किया, लेकिन जोसेफ का रंग जरूर जर्द हो गया था और वो इमरान की जानिब खौफ भरी नजरों से देखने लगा था। हाँ, हालू आशा की बदरू का? क्या तुम सच कह रहे हो बॉस? हालू आशा की भयानक बदरू क्या वाकई तुम्हारे सामने आई थी? जोसेफ ने खौफ भरे लहजे में कहा। हाँ, उसके साथ उसकी जुड़वा बहन हालू काशा भी थी, इमरान ने कहा। तो जोसेफ के जिस्म में बेख्तियार कपकपी सी तारी हो गई। हालू काशा, फॉर गॉड सेक बॉस, इन खौफनाक और भयानक बदरूहों के नाम मत लो, वरना तुम यहीं जलकर भस्म हो जाओगे। हालू आशा और हालू काशा दो जुड़वा बहनें थी जिन्हें शैतानों के शैतान पाशाला के पुजारियों ने काले जंगलों में पाला था। दोनों बहनें बेहद बदशक्ल और इस कदर हैबतनाक थी कि उन्हें पुजारियों के सिवा कोई और देख लेता तो उसी वक्त खौफ की शिद्दत से हलाक हो जाता था। और वो दोनों बहनें जहाँ जाती थी वहाँ हर तरफ तबाही और बर्बादी फैल जाती थी। काले जंगलों में तो ये बात भी मशहूर थी कि दोनों जुड़वा बहनें काले जंगलों में जहाँ कदम रखती थी वहाँ की जमीन भी जलकर सियाह हो जाती थी। फिर उन दोनों बहनों को दुनिया के एक बहुत बड़े ऋषि ने काले जंगलों में जाकर हलाक कर दिया, क्योंकि जो शैतान पुजारी उन दोनों बहनों को पाल रहे थे वो उनके जरिए पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहते थे। उन दोनों बचकल बहनों को उन पुजारियों ने ऐसे ऐसे खौफनाक माओराई उलूम सिखा दिए थे जिनसे काम लेकर वो पहाड़ के पहाड़ हिला सकती थी। ऋषि ने जब उनको हलाक किया तो वो उन दोनों बहनों की लाशों को जलाना भूल गया था। काले जंगलों के शैतान पुजारियों ने फौरन उन दोनों बहनों की लाशों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें लेकर काले जंगलों में गायब हो गए। फिर पूरी एक सदी गुजरने के बाद काले जंगलों में मौजूद कबायलियों ने उन दोनों बहनों की बदरूहों को देखा। उन दोनों बहनों की बदरूहों ने आकर काले जंगलों में मौजूद बेशुमार कबायलियों को लम्हों में फना कर दिया था। उनमें वो कबीला भी था जिसके कबीले के ऋषि ने उन दोनों बहनों को हलाक किया था। उसके बाद उन दोनों को कहीं नहीं देखा गया, लेकिन फादर जोशुआ का कहना है कि एक वक्त आएगा जब वो दोनों बदरूहें एक साथ जाहिर होंगी और वो जहाँ जाहिर होंगी वहाँ हर तरफ मौत के साए फैल जाएंगे, आग और खून की बारिश होगी और हर तरफ ऐसी तबाही फैलेगी जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। जोसेफ ने खौफ भरे लहजे में हालू वाशा और हालू काशा की कदीम दास्तान सुनाते हुए कहा, और शायद तुम्हारे फादर जोशुआ ने तुम्हें ये भी बताया होगा कि वो दोनों बदरूहें जब भी जाहिर होंगी तुम्हारे गंजे सर पर ही जाहिर होंगी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने शायद जोसेफ का ये बेवक्त का राग बुरा लगा था। जोसेफ के सर पर जाहिर होंगी? लेकिन मास्टर अभी तो आपने कहा था कि आपने खुद उन दोनों बदरूहों को बुलाया था, जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैंने बुलाया था उन्हें, इमरान ने सर हिलाकर कहा। फिर क्या कहा है उन्होंने? इमरान का अंदाज देखकर जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो समझ गया हो कि इमरान मजाक कर रहा है। वो उन बदरूहों की आड़ में उनसे असल बात छुपाना चाहता था। जवाना प्लीज, बॉस से इन भयानक बदरूहों के बारे में मत पूछो, जोसेफ ने जवाना की तरफ देखते हुए कहा। जवाना पूछे या ना पूछे, मैं तो जरूर बताऊंगा उन बदरूहों के बारे में, इमरान ने कहा। तो जोसेफ की हालत मजीद गैर हो गई। बताए मास्टर, मैं तो जरूर सुनूंगा, जवाना ने जोसेफ की बिगड़ती हुई हालत से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा। जोसेफ ने फौरन कानों में उंगलियां ठूंसकर आंखें बंद कर ली, जैसे वो वाकई उन बदरूहों के बारे में कुछ ना सुनना चाहता हो। हैरत है, ये जोसेफ को क्या हो गया है? ये शंकारा और अनाता जैसी खौफनाक बदरूहों का मुकाबला करता रहा है और अब सिर्फ दो बदरूहों का सुनकर ये ऐसे खौफजदा हो गया है जैसे इसकी जान निकल रही हो, जवाना ने हैरान होते हुए कहा। ये ऐसा ही है, बहरहाल अब ये इसी हालत में कई घंटे खड़ा रहेगा। तुम 1 घंटे बाद इसे लेकर दानिश मंजिल आ जाना, हो सकता है मुझे तुम दोनों की जरूरत पड़ जाए, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। जरूरत? किस सिलसिले में मास्टर? जोसेफ ने चौंक कर पूछा। हालू वाशा और हालू काशा बदरूहों ने तुम दोनों को अपने लिए पसंद कर लिया है। मैं तुम दोनों की उनसे शादी करने का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। जाहिर है उन बदरूहों से शादी में मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, इमरान ने कहा और जोसेफ का जवाब सुने बगैर अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया।
जबकि उसकी बात सुनकर जवाना बेख्तियार हंस दिया था। इमरान को कार में बैठते देखकर वो गेट की तरफ बढ़ गया, जबकि जोसेफ उसी तरह कानों में उंगलियां ठूसे और आंखें बंद किए कांप रहा था। इमरान ने कार स्टार्ट की और उसे बैक करके इमारत से बाहर आ गया, क्योंकि जवाना ने उसके लिए गेट खोल दिया था। 1 घंटे बाद लाजमन पहुंच जाना। इमरान ने कार गेट से निकालकर जवाना से मुखातिब होकर कहा, मैं तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर जोसेफ इसी हालत में खड़ा रहा तो फिर। जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसे उठाकर ले आना। इमरान ने कहा और कार आगे बढ़ाती और निहायत तेज रफ्तारी से कार दौड़ाता हुआ एक बार फिर दानिश मंजिल पहुंच गया। आप राना होश गए थे। क्या पैगाम भेजा है खावर ने जीरोलैंड से? इमरान को ऑपरेशन रूम में दाखिल होता देखकर ब्लैक जीरो ने उसके एहतराम में उठते हुए कहा, बताता हूँ, तुम इमरान को कॉल करके मीटिंग के लिए बुलाओ, तब तक मैं भी 1-2 फोन कर लूं। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस्बात में सर हिलाते हुए फोन इमरान की तरफ बढ़ा दिया। ये कॉर्डलेस फोन था। इमरान ने चंद नंबर प्रेस किए और रिसीवर कान से लगा लिया। उधर ब्लैक जीरो वॉइस ट्रांसमीटर पर जूलिया को कॉल करने के लिए दूसरे कमरे में चला गया था। यस, राब्ता कायम होते ही एक भारी आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, मेरी डॉक्टर जमशेद से बात कराओ। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, ओ इमरान साहब आप, मैं कादर बख्श बोल रहा हूँ, होल्ड करे, मैं डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, यस डॉक्टर जमशेद बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी, इमरान बोल रहा हूँ डॉक्टर जमशेद। इमरान ने कहा, जी इमरान साहब, क्या हाल है आपके? दूसरी तरफ से डॉक्टर जमशेद ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। इमरान ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और इमरान साहब, अच्छा किया जो आपने फोन कर लिया, मैं भी आपको फोन करने के बारे में सोच रहा था। आपकी मशीन फाइनल हो गई है, मैंने उसे आपकी हिदायत के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही बना दिया है जैसा आप चाहते थे। डॉक्टर जमशेद ने कहा, गुड, मैंने भी आपको यही जानने के लिए फोन किया था। इमरान ने खुश होते हुए कहा, आप आ जाए और अपनी आंखों से देख ले, मैंने मशीन को नाकाबिल तस्कीर बना दिया है। डॉक्टर जमशेद ने कहा, मुझे आपसे यही तवक्के थी, इसलिए तो मैंने इस मशीन को आपके हवाले किया था। मैं जानता था कि इस मशीन में मेरे मतलब की तब्दीलियां सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बस कुछ देर और, मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होकर मैं आपको और इसकी टीम को जाती तौर पर मुबारकबाद दूंगा। इमरान ने कहा, थैंक यू इमरान साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से डॉक्टर जमशेद ने कहा तो इमरान ने ओके कहकर फोन ऑफ कर दिया। इतनी देर में ब्लैक जीरो जूलिया को कॉल करके उससे सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को दानिश मंजिल के मीटिंग हॉल में पहुंचने का कहकर वापस आ चुका था। इमरान ने चूंकि लाउडर ऑन कर रखा था, इसलिए उसने उसकी और डॉक्टर जमशेद की आखिरी बातें सुन ली थी। ये डॉक्टर जमशेद साहब कौन है और ये किस मशीन की बात कर रहे थे? इमरान को फोन ऑफ करते देखकर ब्लैक जीरो ने पूछा, डॉक्टर जमशेद दुरानी को भूल गए इतनी जल्दी? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा, ओ डॉक्टर जमशेद दुरानी साहब, जो पिछले दिनों एक्रीमी खलाई रिसर्च गाह से खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की खलाई रिसर्च गाह में तशरीफ लाए थे। ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा, हाँ वो मेरे दोस्त हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है और वो पाकिस्तान की खलाई रिसर्च गाह में काम करेंगे। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, वो मशीन, मेरा मतलब है वो किस मशीन की बात कर रहे थे और उन्होंने आपकी हिदायत के मुताबिक क्या तब्दीली की है? ब्लैक जीरो ने कहा, वो ब्लैक स्पेसशिप की बात कर रहे थे जो मैंने जीरोलैंड के एजेंटों से हासिल की थी। मैं अपने साथियों को चूक के इस स्पेसशिप में ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डॉक्टर जमशेद से कहकर इसमें अपने अंदाज की कुछ तब्दीलियां कराई हैं ताकि जीरोलैंड वाले इस स्पेसशिप के साथ कोई गलत सलूक न कर सके। इमरान ने कहा, ओ तो आपने उस स्पेसशिप का कंट्रोल जीरोलैंड वालों के हाथों से छीनकर अपने हाथ में ले लिया है? ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, डॉक्टर जमशेद दुर्रानी खलाई जहाजों को बनाने में अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, मैंने उनकी यहाँ आमद का भरपूर फायदा उठाया है। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया, तो आपने आखिरकार जीरोलैंड जाने का प्रोग्राम बना ही लिया है? ब्लैक जीरो ने तवील सांस लेते हुए कहा, जीरोलैंड नहीं, फ्रांस को हेडक्वार्टर, मैंने अपनी टीम के साथ फ्रांस को हेडक्वार्टर जाने का प्रोग्राम बनाया है। इमरान ने कहा, फ्रांस को हेडक्वार्टर क्यों, जीरोलैंड क्यों नहीं? ब्लैक जीरो ने कहा, खावर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया और खास तौर पर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जीरोलैंड वालों ने जो स्पेस फोर्स बनाई है वो जीरोलैंड में नहीं बल्कि फ्रांस को हेडक्वार्टर में मौजूद है। इमरान ने कहा, ओ क्या ये रिपोर्ट आपको खावर ने दी है? ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, खावर जीरोलैंड से बमुश्किल छोटी सी रिपोर्ट कोड वर्ड्स में भेज सका है। उसके कहने के मुताबिक जीरोलैंड का साइंसी निजाम बेहद पेचीदा और इंतहाई जदीद है। अगर वो जीरोलैंड से कोई भी रिपोर्ट या जीरोलैंड की तस्वीर भेजने की कोशिश करेगा तो उसकी खबर फौरन सुप्रीम कमांडर को हो जाएगी और उसे ये भी मालूम हो जाएगा कि रिपोर्ट और तस्वीरें जमीन पर कौन और कहां भेज रहा है। इमरान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो उसने ये रिपोर्ट आपको कैसे भेज दी? ब्लैक जीरो ने कहा,
खावर ने अक्लमंदी से काम लेते हुए जीरो लैंड का बरकी निजाम कुछ देर के लिए ब्रेक किया था। उस ब्रेक का फायदा उठाकर उसने मुझे ये रिपोर्ट भेजी है, इमरान ने कहा। और क्या बताया खावर ने? ब्लैक जीरो ने पूछा। उसने अजीबो गरीब रिपोर्ट दी है। उसके कहने के मुताबिक जीरो लैंड खला में मौजूद नहीं है। खला में जीरो लैंड का सिर्फ सब हेडक्वार्टर के तौर पर फ्रास्को हेडक्वार्टर काम कर रहा है, इमरान ने कहा। ओ, तो कहाँ है जीरो लैंड? क्या खावर ने आपको उसकी लोकेशन नहीं बताई? ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। नहीं, वो ये सब जानने में नाकाम रहा है। वैसे भी उसे जीरो लैंड के एक मखसूस हिस्से तक पाबंद रखा गया है, जहाँ से उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। उसने मेरे दिए हुए चंद आलात जीरो लैंड में बाहर आने जाने वाले रोबोट्स के खुफिया हिस्सों में भी लगा दिए थे, लेकिन बाहर जाते ही वो आलात बेकार हो गए थे, इसलिए खावर उनके बारे में कुछ नहीं जान सका, इमरान ने कहा। हैरत है, आपको तो ख्याल था कि जीरो लैंड को भी खला में होना चाहिए। अगर वो खला में नहीं है तो फिर कहाँ हो सकता है? अभी तक जीरो लैंड का मसला हमारे लिए राजी बना हुआ है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, लेकिन अब बहुत जल्द इस रात से पर्दा उठ जाएगा, इमरान ने कहा। वो कैसे? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। मुझे एक बार फ्रांस्को हेडक्वार्टर पहुंचने दो। हो सकता है फ्रांस्को हेडक्वार्टर का जीरो लैंड से लिंक हो और मैं वहां की मशीनरी और कंप्यूटरों से जीरो लैंड के बारे में मालूम कर लूंगा, इमरान ने कहा। हाँ, ये हो सकता है, ब्लैक जीरो ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। खावर की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कमांडर ने उसे एक मशीन से गुजारा था और उसके दिमाग को कंट्रोल में लेते हुए उसे चंद हिदायत दी थी। उन हिदायत पर अमल करते हुए खावर को भी फ्रांस्को हेडक्वार्टर जाना है, जहां वो स्पेस फोर्स की स्पेस शिप्स पर कुछ काम करेगा। उस काम के पूरा होते ही स्पेस फोर्स को पाकिस्तान की तबाही के लिए जमीन की तरफ रवाना कर दिया जाएगा, और अगर स्पेस फोर्स यहाँ आ गई तो उस तूफान को पाकिस्तान के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। स्पेस फोर्स जिन स्पेस शिप्स को यहाँ लाएंगे उन्हें किसी भी मिसाइल से हिट नहीं किया जा सकता। उन स्पेस शिप्स में लेजर मिसाइल मौजूद है जिनकी तबाही बेहद खौफनाक है। उन मिसाइलों से लम्हों में शहर के शहर तबाह किए जा सकते हैं। इसलिए खावर ने मुझे मशवरा दिया है कि मैं जल्द अज जल्द फ्रांस्को हेडक्वार्टर पहुंच जाऊं, क्योंकि वो अकेला इतनी बड़ी फोर्स को तबाह नहीं कर सकता। सुप्रीम कमांडर ने बजात खुद उसे बताया था कि फ्रांस्को हेडक्वार्टर में 1000 रोबोट्स और 1000 स्पेसशिप्स मौजूद हैं, जो एक साथ पाकिस्तान की तबाही के लिए भेजी जा सकती है। इमरान ने मजीद तफसील बताते हुए कहा तो ब्लैक जीरो का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। 1000 स्पेसशिप्स? ब्लैक जीरो ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ, उन स्पेसशिप्स की कंट्रोलिंग मशीन में एक छोटा सा नुक्स है, जिसे दूर करने के लिए जीरो लैंड वालों को डॉक्टर इरशाद की जरूरत महसूस हुई थी। मैंने खावर के जहन में डॉक्टर इरशाद की फीडिंग कर दी थी। यही वजह है कि जीरो लैंड वाले उसके बारे में असलियत नहीं जान सके, लेकिन उन्हें खावर के फिट शुदा दिमाग से इस बात का आइडिया जरूर मिल गया है कि अब अगर खावर उनका काम ना भी करे तो वो अपने साइंसदानों के जरिए कंट्रोलिंग मशीन को दुरुस्त कर सकते हैं, इमरान ने कहा। फिर तो सूरत हाल वाकई बेहद नाजुक हो गई है, ब्लैक जीरो ने तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ, ये सब जानकर मैं भी परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैंने फौरन फ्रांस्को हेडक्वार्टर जाने का प्रोग्राम बनाया है, इमरान ने कहा। स्पेस फोर्स अगर फ्रांस्को हेडक्वार्टर में मौजूद है तो उसके बारे में तनवीर ने आपको रिपोर्ट क्यों नहीं दी? वो तो आपको फ्रांस्को हेडक्वार्टर के बारे में मुफस्सिल रिपोर्ट्स और तस्वीर भेज रहा है, ब्लैक जीरो ने कहा। फ्रांस्को हेडक्वार्टर तुम्हारी सोच से भी बड़ा है, ब्लैक जीरो। तनवीर की जहाँ तक रसाई मुमकिन थी उसने अपना काम बखूबी किया है। मुझे फ्रांस्को हेडक्वार्टर के बारे में उसने बेहद अहम और कीमती मालूमात फराहम की है। हो सकता है उसे फ्रांस्को हेडक्वार्टर की स्पेसशिप के उस हिस्से में जाने का भी मौका ही ना मिला हो जहां स्पेस फोर्स तैयार की जा रही है, इमरान ने कहा। क्या खावर रूसी के बारे में जानता है कि वो कहाँ है? ब्लैक जीरो ने चंद लम्हों के बाद पूछा। हाँ, उसकी मुलाकात रूसी से भी कराई गई थी। सुप्रीम कमांडर रूसी के दिमाग का लॉक खुलने में नाकाम रहा है। खावर का ख्याल है कि मुमकिन है उसे भी उसके साथ फ्रांस्को हेडक्वार्टर भेज दिया जाए, इमरान ने कहा। चले, ये अच्छा हुआ, वरना रूसी का मसला हमारे लिए उलझन का बासी बना रहता, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, अच्छा तो हुआ है, लेकिन जीरो लैंड जिस तरह मेरे लिए मामा बना हुआ है उसने मुझे बुरी तरह से उलझा दिया है। अगर जीरो लैंड खला में भी नहीं है तो फिर कहाँ है? इमरान ने परेशानी के आलम में होंठ चबाते हुए कहा। आपने खुद ही तो कहा है कि फ्रांस्को हेडक्वार्टर जाकर उसके बारे में आपको कुछ न कुछ जरूर पता चल जाएगा, फिर परेशानी की कौन सी बात है? ब्लैक जीरो ने कहा। फ्रांस्को हेडक्वार्टर में भी जाकर जीरो लैंड का पता चलता है या नहीं, ये सब कहना कबल वक्त वाली बात है, इमरान ने कहा। फिलहाल हमारे लिए जीरो लैंड से ज्यादा फ्रांस्को हेडक्वार्टर अहमियत रखता है। फ्रांस्को हेडक्वार्टर में मौजूद स्पेस फोर्स बल्कि फ्रांस्को हेडक्वार्टर को तबाह करना बेहद जरूरी है, वरना पाकिस्तान तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को बेपनाह खतरात लाहक हो सकते हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, वाकई फ्रांस्को हेडक्वार्टर की तबाही हमारे लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत की बका के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी।
इमरान ने कहा और उसी लम्हे एक मशीन से सीटी की आवाज सुनाई दी तो वो दोनों चौंक पड़े। ब्लैक जीरो के सामने मौजूद एक स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हो गई थी जिस पर दानिश मंजिल का बैरूनी मंजर नजर आ रहा था। स्क्रीन पर जूलिया की कार नजर आ रही थी जिसमें क्रॉस्टी और सालिया भी मौजूद थी। इन्हें क्या हिदायत देनी है? ब्लैक जीरो ने इमरान से पूछा तो इमरान उसे समझाने लगा कि सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को स्पेस मिशन के बारे में कैसे और क्या ब्रीफ करना है। स्पेस मिशन वाकई इस मिशन का बेहतरीन नाम है, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इमरान ने कोई जवाब न दिया। वो गहरे ख्यालों में खोया हुआ था। तमाम मेंबरान मीटिंग हॉल में जमा हो चुके हैं। कुछ देर बाद ब्लैक जीरो ने इमरान से कहा, ठीक है तुम उन्हें ब्रीफ करो, मैं इस दौरान ब्लैक स्पेसशिप को जाकर चेक कर लेता हूँ। तनवीर ने फराज को हेडक्वार्टर की जो मजीद तफसील भेजी है उसके मुताबिक इस स्पेसशिप में मुझे चंद मजीद तब्दीलियां करानी है। इमरान ने उठते हुए कहा, ओके। ब्लैक जीरो ने भी उठते हुए कहा और इमरान उसे मजीद हिदायत देकर वहां से निकलता चला गया। स्क्रीन पर एक दुबला पतला इंसान नजर आ रहा था जिसने सिया रंग का लिबादे नुमा चुस्त लिबास पहन रखा था और उसके मुंह पर एक फौलादी नकाब नजर आ रहा था जो बेहद खौफनाक था। उस नकाब में उस इंसान का चेहरा मुकम्मल तौर पर छुप गया था। अलबत्ता नकाब में आंखों के सुराखों से उस इंसान की सुर्ख सुर्ख आंखें अंगारों की तरह दहकती हुई साफ दिखाई दे रही थी। उस इंसान के स्क्रीन पर आते ही संगी और थ्रेसिया बेइख्तियार सीने पर हाथ रखते हुए रुकू के बल झुकते चले गए। उस इंसान के सीने पर 2 सिल्वर बैज लगे हुए थे। दाएं कंधे के करीब लगे हुए बैज पर ZL लिखा हुआ था जबकि बाएं तरफ मौजूद बैज पर वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कमांडर लिखा दिखाई दे रहा था। यह जीरोलैंड का सुप्रीम कमांडर था जिसके सामने संगी और थ्रेसिया जैसे इंसान भी रुकू के बल झुक गए थे। संगी अचानक संगी और थ्रेसिया को एक गुर्राती हुई मशीनी आवाज सुनाई दी। यस कमांडर, संगी ने सीधा होते हुए निहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा, तुम जिस डॉक्टर इरशाद को पाकिस्तान से अगवा करके लाए थे मैं उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। मैंने उसके जहन की स्कैनिंग कर दी है और वो मेरे अहकामात की पाबंदी करेगा। तुम उसे अपनी निगरानी में SF सेक्शन में ले जाना। SF कंट्रोलिंग मशीन पर वो कुछ काम करेगा, फिर हमारी फोर्स जमीन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाएगी और हम उस फोर्स को आजमाइशी तौर पर पहली बार जमीन पर भेजेंगे। जमीन पर जाकर SF फोर्स पाकिस्तान पर हमला करेगी और पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। उसके बाद यही फोर्स दूसरे ममालिक पर हमला करेगी और पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी के ऐसे निशान सब्त कर आएगी जिसे देखकर पूरी दुनिया हमारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। और फिर वो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया पर सिर्फ जीरोलैंड का कंट्रोल होगा। सुप्रीम कमांडर ने कहा, यस कमांडर, ऐसा ही होगा। संगी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, मैं डॉक्टर इरशाद के साथ रोशी को भी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। जैसे ही वो तुम्हारे पास आए उसे तुम फौरन हार्ट रूम में कैद कर देना। वो खतरनाक लड़की है। मैंने उसके जहन को चेक किया था लेकिन इमरान ने उसके जहन को लॉक कर रखा है। फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उस लड़की के लॉक जहन को खोलने की कोशिश करता फिरूं। बहुत जल्द ब्लैक जैक को वापस फ्रांस को हेडक्वार्टर भेज दिया जाएगा, फिर वही अपनी जदीद मशीनों से उस लड़की के जहन को ओपन करने की कोशिश करेगा। वैसे भी पाकिस्तान की खतरनाक सीक्रेट सर्विस अली इमरान समेत हलाक हो चुकी है और अब हमें चूंकि पाकिस्तान को ही सफाई हस्ती से मिटाना है, इसलिए मुझे अब इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का पुरअसरार चीफ X2 कौन है। सुप्रीम कमांडर ने कहा, जिस कमांडर, वो दोनों कब तक यहाँ पहुंच जाएंगे? संगी ने बगैर किसी तरद्दुद के मुअद्दबाना लहजे में कहा, अगले चंद मिनटों में वो तुम्हारे पास होंगे। सुप्रीम कमांडर ने कहा, ओके, मैं उन्हें रिसीव कर लूंगा। संगी ने जवाब देते हुए कहा, ओके, और हाँ, तुम्हारा एजेंट 5 कहाँ है? सुप्रीम कमांडर ने पूछा तो एजेंट 5 का सुनकर संगी और थ्रेसिया के रंग उड़ गए। वो अपने कैबिन में आराम कर रहा है कमांडर। संगी की बजाय थ्रेसिया ने जवाब देते हुए कहा, चलो, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक जहीन एजेंट तो हमें मिला। अगर इमरान और उसके दूसरे साथी भी हमारे एजेंट बन जाते तो जीरोलैंड की ताकत कई गुना बढ़ जाती। सुप्रीम कमांडर ने कहा तो उन दोनों के चेहरों पर सुकून आ गया। सुप्रीम कमांडर को शायद अभी कुछ मालूम नहीं हुआ था। यस कमांडर, ब्लैक जैक ने तो यही कोशिश की थी, मगर संगी ने कहा, हाँ, अगर वो सब ब्लैक जैक के हाथ लग जाते तो ब्लैक जैक उन्हें हर हाल में जीरोलैंड का वफादार बना लेता। लेकिन खैर, कोई बात नहीं। इमरान जैसे इंसान का हलाक होना हमारे हक में बेहतर हुआ है। उसने और उसके साथियों ने हमें बेहद और नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया था। उनकी मौजूदगी में तुम और थ्रेसिया भी पाकिस्तान में अपना कोई मिशन मुकम्मल नहीं कर सके थे। सुप्रीम कमांडर ने कहा, यह बात नहीं कमांडर, डॉक्टर इरशाद को हमने उनकी आंखों के सामने उड़ाया था। उन्होंने डॉक्टर इरशाद को हमसे छुपाने की बेहद कोशिश की थी, लेकिन हमने उन्हें ढूंढ निकाला और उनकी मौजूदगी में डॉक्टर इरशाद को निकाल लाए थे। संगी ने कहा, हाँ वाकई, इस बार तुमने और थ्रेसिया ने हैरत अंगेज तौर पर काम किया था।
मुझे तो अभी तक हैरत हो रही है कि तुम दोनों इमरान जैसे इंसान की मौजूदगी में डॉक्टर इरशाद को उनके दरमियान से कैसे निकाल लाए। अगर डॉक्टर इरशाद मेरे पास ना होते और मैंने उनकी चेकिंग ना की होती तो मुझे कभी यकीन नहीं आता कि तुम असली डॉक्टर इरशाद को लाए हो, सुप्रीम कमांडर ने कहा। इस बार हमने अपने मिशन को कामयाब करने के लिए अपनी जान लड़ा दी थी कमांडर। हम जमीन पर यह फैसला करके गए थे कि अगर इस बार हम हर हाल में अपना मिशन मुकम्मल करेंगे या फिर खुद को अपने हाथों से हलाक कर लेंगे, थ्रेसिया ने कहा। मैं जानता हूँ तुम्हारी इस कामयाबी की वजह से तो मैंने ब्लैक जैक की गैर मौजूदगी में संगी को फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर का कमांडर और तुम्हें नायब बनाया है। अब मैं ब्लैक जैक को जीरो लैंड में ही एडजस्ट करने का सोच रहा हूँ। अगर मैंने उसे जीरो लैंड में एडजस्ट कर लिया तो तुम दोनों फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर के मुस्तकिल कमांडर और नायब रहोगे, सुप्रीम कमांडर ने कहा। तो संगी और थ्रेसिया की आंखों में बेपनाह चमक आ गई। थैंक यू कमांडर, संगी और थ्रेसिया ने बैक वक्त कहा। ओके, मैं डॉक्टर इरशाद और ऋषि को जीरो लैंड से भेज रहा हूँ। उन्हें रिसीव करके मुझे फौरन रिपोर्ट देना, सुप्रीम कमांडर ने कहा। और उसके साथ ही हवा में मौलिक शीशे जैसी स्क्रीन गायब हो गई और स्क्रीन के गायब होते ही संगी और थ्रेसिया धप से यूं कुर्सियों पर बैठ गए जैसे बड़ी दूर से दौड़ लगाकर आए हों। उनके चेहरों पर सुकून था। उन दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर संगी ने कुर्सी पर लगा एक बटन प्रेस कर दिया। मास्टर कंप्यूटर, कंट्रोल रूम में 4 रोबोट्स भेजो, संगी ने कहा। यह कहकर उसने अपना रुख 3 स्टेप पर बने हुए गोल चबूतरे की तरफ कर लिया। थ्रेसिया भी मुड़कर उस चबूतरे को देख रही थी। चबूतरे पर गोल सुतून सा बना हुआ था जिसमें हल्की हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। उसी लम्हे सरर की आवाज के साथ दरवाजा खुला और 4 रोबोट्स आगे पीछे चलते हुए अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तुम चारों ट्रांसमिट स्पॉट के पास आ जाओ। जीरो लैंड से एक खतरनाक लड़की ट्रांसमिट की जा रही है। वो जैसे स्पॉट पर नमूदार हो उसे फौरन गिरफ्त में ले लेना, संगी ने उन रोबोट से मुखातिब होकर कहा। तो वो चारों रोबोट्स गोल चबूतरे के गिर्द खड़े हो गए। उसी लम्हे तेज सीटी की आवाज के साथ शीशे के सुतून में तेज नीली रोशनी से चमकी और सुतून के अंदर एक नौजवान लड़की नमूदार हो गई। लड़की गिरी हुई थी और वो मुकम्मल तौर पर बेहोश थी। ये बेहोश है, ठीक है, इसे उठाकर हार्ड रूम में ले जाओ, संगी ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। सुतून में बेहोश लड़की ऋषि थी जिसे जीरो लैंड वालों ने एक्रीमिया से अगवा किया था। अचानक शीशे का सुतून ऊपर उठने लगा। ये देखकर 2 रोबोट्स आगे बढ़े और उन्होंने सुतून पर चढ़कर ऋषि को उठा लिया और उसे उठाकर सुतून से नीचे आ गए। उनके ऋषि को उठाकर नीचे आते ही शीशे का सुतून दोबारा नीचे आकर अपनी जगह पर टिक गया। 3 रोबोट्स इसे हार्ड रूम में ले जाए और एक रोबोट यहीं रहे, संगी ने कहा। तो एक रोबोट वहीं रुक गया और 3 रोबोट्स ऋषि को लेकर वहां से निकलते चले गए। चंद लम्हों बाद एक बार फिर तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। शीशे के सुतून में एक बार फिर तेज नीली रोशनी चमकी और अचानक वहां एक बूढ़ा इंसान नमूदार हो गया। बूढ़ा होश में था और हैरत से आंखें पाड़ पाड़ कर इधर उधर देख रहा था। बूढ़े को देखकर संगी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसे देखकर थ्रेसिया भी उठकर खड़ी हो गई। संगी चबूतरे से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस चबूतरे के करीब आ गया जहाँ शीशे के सुतून में डॉक्टर इरशाद नमूदार हुए थे। शीशे का सुतून आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर का कमांडर इन चीफ संगी और नायब कमांडर थ्रेसिया बम्बल बी ऑफ बोहेमिया आपको खुश आमदीद कहती हैं डॉक्टर इरशाद, संगी ने डॉक्टर इरशाद से मुखातिब होकर कहा। थ्रेसिया भी उसके करीब आकर खड़ी हो गई थी। डॉक्टर इरशाद उन दोनों को गौर से देख रहे थे। तो तुम हो संगी, डॉक्टर इरशाद ने उसे गौर से देखते हुए कहा और चबूतरे से उतरकर नीचे आ गए। हाँ, संगी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। बहुत खूब, तुमसे मिलकर खुशी हुई, डॉक्टर इरशाद ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। तो संगी ने मुस्कुराकर उनके हाथ में अपना हाथ दे दिया। मुझे भी आपको यहाँ देखकर बेहद खुशी हो रही है डॉक्टर इरशाद, संगी ने कहा। क्या मैं फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर की स्पेसशिप में हूँ? डॉक्टर इरशाद ने इधर उधर देखते हुए कहा। जी हाँ, ये अजीम शान स्पेसशिप ही फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर है, संगी ने कहा। खूब, बहुत जदीद इंतजाम कर रखा है तुम लोगों ने यहाँ। मैं जीरो लैंड से जिस अंदाज में यहाँ ट्रांसमिट किया गया हूँ और मैंने वहाँ जो साइंसी निजाम देखा है उसे देखकर तो मेरी अकल ही दंग रह गई है। बिलाशुबा तुम दुनिया की साइंस से कई 100 साल एडवांस हो, डॉक्टर इरशाद ने कहा। यही हमारी कामयाबी का राज है डॉक्टर इरशाद। अब बहुत जल्द हम इस साइंसी तरक्की के जरिए सारी दुनिया पर कब्जा करेंगे। सारी दुनिया पर सिर्फ हमारी हुकूमत होगी और हम सारी दुनिया को 1 यूनिट बना देंगे जिसका हुक्मरान सुप्रीम कमांडर होगा, संगी ने कहा। तुम लोगों की साइंसी तरक्की से मैं वाकई बेहद मुतासिर हुआ हूँ जीरो लैंड, और अब यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं साइंसदानों की किसी जादुई दुनिया में आ गया हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं इस जदीद और हैरत अंगेज दुनिया में काम करूंगा।
डॉक्टर इरशाद ने उस अंदाज में कहा कि संगी और थ्रेसिया एक दूसरे को देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। वो समझ गए थे कि सुप्रीम कमांडर ने डॉक्टर इरशाद को जीरो लैंड का वफादार बना दिया है, इसलिए डॉक्टर इरशाद ऐसी बातें कर रहे हैं। आए हम आपको फ्रांस को हेडक्वार्टर की सैर कराए। संगी ने कहा, ओ नहीं, अभी नहीं, मैं फ्रांस को हेडक्वार्टर की सैर जरूर करूंगा, लेकिन अभी मैं थका हुआ हूँ। क्या तुम मुझे आराम करने के लिए कोई जगह मुहैया कर सकते हो? डॉक्टर इरशाद ने कहा, क्यों नहीं, यहाँ आपको ऐसा आराम और सुकून मिलेगा जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। संगी ने कहा। उसने चबूतरे के पास खड़े रोबोट को इशारा किया तो वो कदम उठाता हुआ उनके करीब आ गया। डॉक्टर इरशाद हमारे खास मेहमान हैं, इन्हें स्पेशल रूम में ले जाओ और इनकी हर जरूरत का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। संगी ने रोबोट की तरफ देखते हुए तहकुमाना लहजे में कहा तो रोबोट ने हल्का सा सर झुका दिया। डॉक्टर इरशाद, इसका कोड 06 है, आप 06 कहकर इसे जो भी हुक्म देंगे ये आपका हर काम करेगा। संगी ने रोबोट के कंधे पर 06 लिखा देखकर डॉक्टर इरशाद से मुखातिब होकर कहा तो उन्होंने असबात में सर हिला दिया और फिर वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। थैंक यू संगी और थ्रेसिया, फिर मुलाकात होगी, डॉक्टर इरशाद ने कहा। ओके, संगी और थ्रेसिया ने कहा तो डॉक्टर इरशाद रोबोट के साथ चलते हुए वहां से निकलते चले गए। संगी और थ्रेसिया डॉक्टर इरशाद के जाने के बाद वापस आकर अपनी मखसूस कुर्सियों पर बैठ गए। अभी वो कुर्सियों पर बैठे ही थे कि अचानक मुतरन्नम मौसीकी जैसी आवाज में सायरन गूंज उठा। अलर्ट अलर्ट, मैं मास्टर कंप्यूटर फ्रांस को हेडक्वार्टर की तरफ एक ब्लैक स्पेसशिप आते देख रहा हूँ। अचानक एक तेज और मशीनी आवाज सुनाई दी। ब्लैक स्पेसशिप, संगी ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। यस, ये स्पेसशिप जमीन से 3636 पर आवाज की रफ्तार से 01 नॉट 81 एंगल से आ रही है। मास्टर कंप्यूटर ने फौरन ही संगी की बात का जवाब देते हुए कहा, ओ, शायद ये वही ब्लैक स्पेसशिप है जिसे ब्लैक जैक ले गया था, थ्रेसिया ने कहा। लेकिन ये फ्रांस को हेडक्वार्टर की तरफ क्यों आ रही है? अगर सुप्रीम कमांडर ने इस ब्लैक स्पेसशिप को जमीन से वापस बुलाया है तो इसे सीधा जीरो लैंड जाना चाहिए था। संगी ने कहा, मास्टर कंप्यूटर, क्या स्पेसशिप का कंट्रोल सुप्रीम कमांडर के पास है? थ्रेसिया ने ऊंची आवाज में पूछा। नो मैडम, ब्लैक स्पेसशिप का कंट्रोलिंग सिस्टम बदला हुआ है। उसे BH-36-100 सिस्टम से कंट्रोल किया जा रहा है और उसे कंट्रोल करने वाला ब्लैक स्पेसशिप में ही मौजूद है, मास्टर कंप्यूटर ने जवाब दिया तो संगी और थ्रेसिया के चेहरे एक बार फिर बुझ गए। ब्लैक स्पेसशिप का कंट्रोलर कौन है मास्टर कंप्यूटर? संगी ने तेज लहजे में कहा। मैं सर्च कर रहा हूँ, मेरी सर्चिंग आई के मुताबिक ब्लैक स्पेसशिप में कंट्रोलर समय 13 अफराद मौजूद हैं, मास्टर कंप्यूटर ने जवाब दिया तो संगी और थ्रेसिया की आंखें हैरत से पहल गई। 13 अफराद, क्या वो सब रोबोट्स हैं? संगी ने पूछा। वो जिंदा इंसान है और उनका ताल्लुक जमीन से है, मास्टर कंप्यूटर ने जवाब दिया तो संगी और थ्रेसिया इस बार मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उछल पड़े। 13 जिंदा अफराद, कौन है वो? उन्हें फौरन मेरे सामने जाहिर करो, अभी फौरन, संगी ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा तो कंट्रोल रूम में मौजूद तमाम अफराद चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मैं उन सबको जाहिर कर रहा हूँ, मास्टर कंप्यूटर ने कहा और उसके साथ ही संगी और थ्रेसिया के सामने एक बार फिर हवा में शीशे जैसी स्क्रीन फैलती चली गई। स्क्रीन पर चंद चमके हुए और फिर उस पर एक मंजर उभर आया। उस मंजर में एक मशीन रूम दिखाई दे रहा था जिसमें मुख्तलिफ कुर्सियों पर 3 लड़कियां और 10 मर्द मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर बैठे दिखाई दे रहे थे। उन अफराद को देखकर संगी और थ्रेसिया कुर्सियों से उछलकर यूं खड़े हो गए जैसे उनकी कुर्सियों में एक साथ हजारों वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। उनके चेहरे हैरत और खौफ से बिगड़ गए थे और उनकी आंखें यूं पहल गई थी जैसे अभी उबलकर बाहर आ गिरेंगी।